Good morning students, how are you? I hope you all are well. So आज हम क्लास 6 के विषय सामाजिक अध्ययन एसएस उसका पाठ खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो जो मेन पॉइंट आए हैं आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। फिर आप उस लेसन को रीड करना, कुछ नहीं समझ में आए तो आप हमें दोबारा से बता सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इस नाम के ऊपर चलते हैं कि खुशहाल गांव। गांव खुशहाल कैसे हो सकता है और शहर समृद्ध कैसे होता है। खुशहाल का मतलब जैसे गांव है, ठीक है, उस गांव में जब सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रोड सही हो, ठीक है, और आपके सामान लेने के लिए कुछ सही प्रकार से दुकानें बनी हो, वहाँ पर आने जाने के लिए साधन प्रॉपर आते हो, सब कुछ जब सही बिल्कुल वेल सेट हो उसे हम कहेंगे खुशहाल गाँव। ठीक है, उसकी जो पंचायत है वो व्यवस्था सही हो, स्कूल भी हो, एक पीएचसी भी हो, जब ये सारी चीजें मिलकर बन जाती है, सब कुछ सेट हो जाता है तो उसको हम खुशहाल गाँव कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानिए गाँव किसे कहेंगे, जहाँ हमारी जनसंख्या 5000 लोगों से नीचे की हो ना उन्हें हम गाँव कहेंगे, और जहाँ जनसंख्या 5000 से ऊपर हो उन्हें हम शहर कहेंगे। सेम एज शहर के साथ अभी शहर कैसे होगा, मतलब शहर के अंदर भी सारी चीजें प्रोवाइड हो, पानी की समस्या ना हो, बिजली की समस्या ना हो, आपके रोड जो है वो प्रॉपर बने हुए हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, आपके सामान लाने के लिए दुकानें प्रॉपर हो, आने जाने के लिए यातायात के साधन प्रॉपर हो, आप एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जा सको। जब ये सारी चीजें और सबसे ज़्यादा कि प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, और सब कुछ जब दिक्कत ना हो तो वो क्या कहेगा हमारा समृद्ध शहर। ठीक है, जैसे आप अपने घर को ले लीजिए, ठीक है, आप घर के लिए कहा जाएगा कि इस व्यक्ति का घर, दो व्यक्ति है, एक के घर में थोड़ी कमी है और एक बड़ा अच्छा है, तो क्या कहेंगे भाई ये ना खुशहाल परिवार है। ठीक है, और ये नहीं है, क्यों, जो दूसरा परिवार है उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ समय पर मिलता है, हंसी खुशी से रहते हैं, हर चीज़ की सुविधा है, और एक व्यक्ति जिसके पास कोई सुविधा नहीं है तो क्या हम उसे कहेंगे कि हाँ इसका परिवार खुशहाल है, नहीं कहेंगे ना। इसी प्रकार से तो खुशहाल गांव और शहर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए हम पढ़ेंगे क्या, अध्याय का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर क्या क्या दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले लोहे का प्रयोग। जब ये चैप्टर शुरू होता है तो इसके अंदर सबसे पहले लोहे के प्रयोग का जिक्र आता है कि एक बच्चा होता है वो देखते हैं कि लोहार कैसे लोहे के साथ काम करता है। ठीक है, तो लोहे का प्रयोग है वो कब शुरू हुआ था। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है ना, इसमें लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, अब दूसरे कि लोहे के औजार। लोहे के औजार मतलब कि लोहे से बनी हुई चीजें, जिनको हम किसी न किसी चीज में काम ले सकते हैं। ठीक है, अब इनका जो औजार का जो बनाने का सिस्टम है वो 2300 साल पहले, 2500 साल पहले, इसका कब हुआ था 3000 साल पहले, और इनका 2500 साल पहले। मतलब उपयोग, लोहे का प्रयोग तो इतने साल पहले हो चुका था, लेकिन उसके औजार जो है वो इतने साल पहले बने, इतने साल पहले औजार। ठीक है, जैसे जैसे आगे एक चीज बनी है फिर उसके हिसाब से हम दूसरी चीज बनाते हैं, राइट। जैसे सपोज करो हम छोटे होते हैं और हमने पहले ए लिखना सीखा है, फिर हम थोड़ा एक वर्ड लिखना सीखेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट सेंटेंस लिखना सीखते हैं। इसी प्रकार से पहले उन्होंने लोहे का उपयोग किया और धीरे धीरे अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने लोहे का औजार बनाया। ठीक है, अभी औजार काम किस आए, ये औजार काम आए खेती करने के, पूरा जो जंगल है उसको साफ करने के, कहीं कुछ खोदना है, मिट्टी खोदने के, इनके ये औजार काम आए। ठीक है,
भी बनवा दिए चारों तरफ, ठीक है। और कृत्रिम जलाशय मतलब कि जो एक तो होता है प्राकृतिक जलाशय जो अपने आप प्रकृति में बन जाता है, और एक होता है कृत्रिम जलाशय जो इंसान बनाता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। ये सब बनाने के बाद जब पानी अच्छा मिलेगा तो खेती भी अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है कि दक्षिण भारत के गांव की संरचना। संरचना मतलब कि वो किस तरह के गांव होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर अब ये दक्षिण भारत, दक्षिण मतलब जैसे जो हमारा भारत है इस तरह से, ये जो नीचे है ये हमारा दक्षिण एरिया है, तो इधर क्या आता है तमिल साइड में लोग, तमिलनाडु वगैरह, केरल तमिलनाडु। तो अब इधर जो है तमिल है, वहाँ जो गांव है उसमें 3 प्रकार के लोग रहते थे। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में लोग बटे हुए थे, ठीक है। सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, भूस्वामी जिनको हम कहते हैं सॉरी, उनको कहा जाता था वेल्ला, वेल्ला। क्या कहा जाता था उनको? ये कहा जाता था भूस्वामी को, ठीक है। सेकंड नंबर पे आए हैं जो साधारण हलवाई थे, साधारण हलवाई, उनको उनवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनवार, उनको उनवार कहा जाता था। भूस्वामी को वेल्ला और जो साधारण मिडिल क्लास के थे उनको उनवार कहा जाता था। अब तीसरी कैटेगरी बच गई जो नीचे की थी, भूमिहीन दास, मतलब जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी और वो दूसरों की जमीन पे काम करते थे, मजदूर जिनको हम कहते हैं, ठीक है। उनको कैडिसिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैडिसिया। तो ये 3 प्रकार की श्रेणी रहती थी तमिल के गांवों में, मतलब जो दक्षिण भारत के गांव है ना, दक्षिण भारत मतलब नीचे की साइड, जो दक्षिण साइड में हमारा भारत है, वहां उधर के गांव में 3 प्रकार की जाति थी श्रेणी। नंबर 1 वेल्ला, नंबर 2 और नंबर 3। ये वो होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी और ये मीडियम साइज, मीडियम उसके होते थे, जिनके पास ज्यादा जमीन तो नहीं होती थी लेकिन इतनी होती थी कि अपना काम चला सकते थे। और नंबर 3 कैडिसियार, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, ये दासों की तरह काम करते थे और इनको अधिनयी भी कहते थे, इनको अधिनयी, इनका ये नाम होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तरी भारत के गांव की संरचना। उत्तरी भारत मतलब जहाँ जिस साइड में हम रह रहे हैं, ठीक है। या हमारे गांव में भी क्या होते थे, सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता था गांव का, जिसके पास बहुत सारी जमीन होती थी, वो गांव का ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? गांव का प्रधान, गांव का ग्राम भोजक। और पहले की प्रथा क्या थी, जैसे एक गांव का ग्राम भोजक हो गया तो फिर उसका बेटा ग्राम भोजक बनेगा, उसके बाद उसका बेटा ग्राम भोजक बनेगा, ठीक है। और उनके अंदर इतनी पावर थी कि वो पुलिस के मामले भी या कोई झगड़ा वगड़ा हुआ तो उसको भी बैठकर सुलझा लिया करते थे, ठीक है। और दूसरा, और ये जो है उत्तरी भारत का जो प्रधान, गांव का जो मुखिया होता था, प्रधान होता था, वो उस भूस्वामी कहते थे उसको भी। क्या कहते थे? भूस्वामी, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो, उसका मालिक हो। और इसके बाद गांव के अंदर और कौन कौन आते थे? गांव के अंदर स्वतंत्र कृषक, दास कर्मकार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। शिल्पकार मतलब जो हाथों से अपनी कला करते हैं, जो हाथों से कोई मूर्ति बनाते हैं, उसको शिल्पकार कहते हैं। बढ़ई आपको पता है कि जो कारपेंटर होता है उसको बढ़ई कहते हैं। और कुम्हार होता है जो पोटर, जो मटके बनाता है, उसको हम कुम्हार कहते हैं। और लोहार होता है जो ब्लैकस्मिथ, जो लोहे का काम करता है, जैसे फावड़े बनाना, कुल्हाड़ी बनाना या कढ़ाई बनाना, ठीक है, लोहे के चिमटे बनाना, इस तरह का जो काम करते हैं उनको हम लोहार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
बात आती है संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या होता है? संगम साहित्य तमिल की प्राचीन रचनाएं होती है। क्या होती है? तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, और इसकी रचना कम से कम 2300 वर्ष पूर्व हुई। कितने साल पहले? 2300 साल पहले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या होती है? ये कथाएं जो लोगों के बीच, लोगों की ऐसी कथाएं होती है वही प्रचलित होती है, उनको जातक कथाएं कहते हैं। और इनका संकलन जो करते थे, जो बौद्ध भिक्षुक होते थे ना, बौद्ध भिक्षुक, वो इनका संकलन करते थे। बौद्ध भिक्षुक क्या होते थे? जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे और अपना घर परिवार छोड़ देते थे। ठीक है, मतलब सत्य की खोज में जो जाते थे वो अपना घर परिवार छोड़कर एक बौद्ध धर्म के संग में आ जाते थे, उनको हम बौद्ध भिक्षुक कहते थे। ठीक है, ये उनके द्वारा संकलित की गई है। और इससे रिलेटेड आपके चैप्टर में एक स्टोरी है, इससे रिलेटेड आपके चैप्टर में एक स्टोरी है एक लड़की की जिसके पास एक मरा हुआ मूसक था, मतलब मूसा या चूहा कह लो जिसको आप, और उसके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसे ये लगा कि अब मैं इस चूहे का उपयोग कैसे करूं, मैं कैसे पैसा कमाऊं। तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति को उसकी बिल्ली के लिए उसने वो मरा हुआ चूहा 1 रुपए में बेच दिया। अब एक उस मरे हुए चूहे से उसने 1 रुपया कमाया। अब वो देने के बाद अब उसके मन में और आया कि मैं और ऐसा क्या करूं कि मैं और पैसे कमा सकूं। फिर एक बार आंधी तूफान आ जाती है और एक राजा का बाग बगीचा होता है, उसमें सारा जो बाग बगीचा है उसमें टहनियाँ पत्ते सब पड़ जाते हैं। माली उसको देखकर बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मैं इसको साफ कैसे करूँगा। ठीक है, तो फिर वो जो व्यक्ति है जिसने चूहा बेचा था उसने देखा और उसने माली के पास जाकर कहा कि मैं आपका ये बगीचा साफ कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे ये पत्तियाँ और ये जो छोटी छोटी टहनियाँ है ना ये मुझे देनी होगी, आपका बगीचा मैं साफ कर दूंगा। वो माली मान गया, उसने कहा ठीक है आप ऐसा कर दो। फिर उसने क्या किया, लड़के ने उसने देखा कि पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसने उस बच्चों को बुलाया और बोला कि आप ना एक एक पत्ता और टहनी लाकर यहाँ इकट्ठा कर दो, इसके बदले मैं आपको मिठाई दूंगा। अब ऐसे बच्चों को क्या चाहिए, मिठाई। ठीक है, सारे बच्चे लग गए, उन्होंने सारा का सारा बगीचा साफ कर दिया और पत्ता और टहनी सब एक जगह इकट्ठा कर दिए। ठीक है, और उस राजा के दरबार में कुम्हार था, वो अपने घड़ों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में था। जैसे ही वो वहाँ से गुजरा तो उस लड़के ने वो ईंधन और वो लकड़ियाँ उस कुम्हार को बेच दी। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब उसने जो कूड़ा करकट ये पत्तियाँ थी या जो छोटी छोटी लकड़ियाँ थी उनको भी बेच दिया और उससे पैसे ले लिए। ठीक है, और उसने एक घड़ा खरीदा और उस घड़े से क्या किया, उसने पानी भर लिया और एक राह पर, गाँव की एक राह पर बैठ गया और वहाँ पर कुछ घास काटने वाले लोग थे, कम से कम 500 लोग थे। और उन 500 लोगों से उसने क्या किया, उन सबको उसने पानी पिलाया। क्या किया, पानी पिलाया। अब पानी पिलाने के बाद वो बड़े खुश हुए लोग जिनको उसने पानी पिलाया था, और उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, क्या करें कि आपने हमें पानी पिलाया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसने कहा कि जब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी ना तब मैं आपसे मदद मांगूंगा, उस समय आप मेरी मदद कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब उस लड़के ने एक व्यापारी के साथ दोस्ती कर ली। क्या कर ली, व्यापारी क्या होता है, जो सामान का लेन देन करता है, व्यापारी के साथ दोस्ती कर ली। अब उसको उस व्यापारी के जरिए पता चला कि इस माह में कुछ एक व्यापारी आएगा अपने 500 घोड़े लेकर। ठीक है, अब उसके दिमाग में और आइडिया आया, अच्छा घोड़े लेकर आएगा, घोड़े को खाने के लिए क्या चाहिए, घास चाहिएगी। तो उसने क्या किया, जिनको उसने पानी पिलाया था ना उनसे कहा कि मुझे आप अपना एक एक बंडल घास का दे दो। और वो 500 लोग थे, उन्होंने सबने दे दिया और उनसे एक वादा और भी करवाया कि जब तक मेरे ना बिक जाए तब तक आप किसी को घास नहीं भेजोगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही वो घोड़े का व्यापारी आया, अब उसको अपने घोड़े के लिए घास भी चाहिए और उन सब ने मना कर दिया, घास कोई और थी नहीं। तो उस लड़के ने वो 500 के 500 बंडल उस घोड़े वाले को बेच दिए। अब इस तरह से वो लड़का आगे बढ़ता चला गया। तो ये जो कथाएं हैं
ये कक्षा होती है जातक कक्षा, ठीक है।